नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रकृति सबसे ज़्यादा क्या सिखाती है, सबसे बड़ा गुण प्रकृति का क्या है, बल्कि ये कहना चाहिए वो है धैर्य। और इंसानों को प्रकृति लगातार ये सिखाती है कि धैर्य का दामन मत छोड़ो। आज 26 मई है। नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल हो गए। आज 2014 में 26 मई को ही पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने। अगर एक शब्द में कहना हो कि इस सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है, तो मैं कहूँगा धैर्य। कबीरदास का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। समय से पहले कुछ नहीं होता है, तो अधीरता दिखाने से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। पहली बार सरकार बनी 2014 में, पूर्ण बहुमत मिल गया। तो उसके बाद उम्मीद ये थी कि जो लोग भी भाजपा सरकार बनने की उम्मीद कर रहे थे, आस लगाए हुए थे दशकों से, उनको लग रहा था कि बस सरकार बनी है, अब ताबड़तोड़ सब कुछ नरेंद्र मोदी को बदल देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले 5 साल अगर आप देखें तो वो एक तरह से कहें खेत तैयार करते रहे, उसमें बीज डाला, खाद डाला, पानी डाला और फसल का इंतज़ार करते रहे। और 2019 के बाद काम शुरू किया। चाहे आप अनुच्छेद 370 का देखिए, चाहे राम जन्मभूमि पर अयोध्या में मंदिर की बात कीजिए, 3 तलाक की बात कीजिए, तमाम ऐसे काम शुरुआत उन्होंने 2014 से जो की थी। फिर कह रहा हूँ, ज़मीन तैयार करने का काम किया था। जो जैम ट्रिनिटी बनाई, जनधन, आधार और मोबाइल की। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण वो है, सबसे बड़ा आधार वो है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये ट्रिनिटी न होती तो कोरोना के दौरान क्या होता देश का हाल, देश की अर्थव्यवस्था का हाल क्या होता। और उस सबसे बड़ा, इस देश के गरीब आदमी, करोड़ों करोड़ों गरीब आदमियों का क्या होता, उन परिवारों का क्या होता। उन तक अगर सुविधा पहुंच सकी, पैसा पहुंच सका, अनाज पहुंच सका, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस योजना का था, जिसका पहले मजाक उड़ाया गया, बिना इस बात का ध्यान किए कि 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किस नाम पर? कि ये निजी बैंक हैं और ये केवल जो है कॉर्पोरेट्स को, उद्योगपतियों को वो सर्व करते हैं, आम जनता के लिए इनका दरवाज़ा नहीं खुलता। तो आम जनता को की पहुंच बैंक तक हो, इसके लिए उनका राष्ट्रीयकरण करना, सरकारी बैंक बनाना ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ? स्थिति वही रही, सिर्फ उसमें एक भ्रष्टाचार का तत्व अलग से जुड़ गया कि सरकारी तंत्र के द्वारा बैंकों की लूट का रास्ता खुल गया। नरेंद्र मोदी ने न केवल उस लूट का रास्ता बंद किया, बल्कि आम जनता के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ा कार्यक्रम कोई चला ही नहीं। और इस तरह से आप गिनना शुरू करें तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं। लेकिन जिसका इंतज़ार था, मैं पहले भी 2-3 बार इस घटना का जिक्र कर चुका हूँ, 1998 को हमेशा याद रखना चाहिए। 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बहुमत साबित कर पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले की स्थिति याद कीजिए, 1996 में 13 दिन चली सरकार। समर्थन देने वालों में शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, बाद में समता पार्टी आई जॉर्ज फर्नांडिस की। इन 3 पार्टियों के अलावा किसी ने समर्थन नहीं दिया। उसके बाद 98 में एनडीए जब बना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विचारधारा पर आधारित संगठन के बढ़ने की, विकास की एक सीमा होती है। हम उस सीमा तक पहुंच गए हैं। अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ेगा, उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा। और जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना एनडीए का,
उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे जो 3 कोर इश्यूज हैं, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को हम फिलहाल बैक बर्नर पर रखते हैं। भाजपा ने यह घोषणा की तो तमाम पार्टियां समर्थन के लिए आ गई कि अपने कोर इशू छोड़ दिए हैं इन्होंने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद उस अवधारणा को गलत साबित किया जो आडवाणी जी ने कही थी। अब उससे लगता है कि आडवाणी जी और उनकी पीढ़ी जो है लड़ते लड़ते धीरे धीरे थकने लगी थी। और इसका उदाहरण भारत के इतिहास में आपको लंबा इसका उदाहरण मिलेगा। आप याद कीजिए कि पांडवों को सत्ता कब मिली थी। युधिष्ठिर से लेकर 5 भाई जब बूढ़े हो चुके थे। भारत को 1947 में जो आज़ादी मिली, उस समय जो देश का नेतृत्व था वो बूढ़ा हो रहा था। ज़्यादातर लोगों में लड़ने का दमखम नहीं बचा था। लग रहा था कि अब आज़ादी मिल जानी चाहिए। देश के बंटवारे से मिलती है तो भी ठीक है। उसी तरह से मुझे लगता है उसी मनस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी। उस समय का नेतृत्व उसका पहुंच गया था कि अब और संघर्ष का कोई मतलब नहीं है अगर ये संघर्ष हमको सत्ता के पास नहीं ले जाता है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इस अवधारणा को गलत साबित किया कि विचारधारा पर आधारित पार्टी के विकास की कोई सीमा होती है। उन्होंने कोई कहा नहीं, उन्होंने साबित किया ये करके दिखाया कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आपकी शक्ति जहाँ तक है, आपका परिश्रम जहाँ तक है, आपका प्रयास जहाँ तक है, वहाँ तक बढ़ सकते हैं आप। तो 303 भी गई पार्टी, 2024 में 240 पर नीचे आ गई घटकर, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला। आप ध्यान से देखिए, 2024 में लोकसभा में भाजपा की सीटों की संख्या 240 पर आ गई। उस समय बड़ा प्रलोभन था भाजपा के सामने कि वो कोर्स करेक्शन करे, हिंदुत्व का रास्ता छोड़े, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रास्ता छोड़े, और जो प्रधानमंत्री का नारा था विकास भी विरासत भी, उसमें भी परिवर्तन करे। ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ जमीन पर जो दुविधा मन में हुई थी, एक बयान 2024 में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि पूरा चुनाव बदल गया उससे। उसको दूर करने की, उसको ठीक करने की पूरी तन्मयता से, पूरे परिश्रम से प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहला उसका परिणाम मिला महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में दुर्गति हो गई थी, प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी और गठबंधन आया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का नतीजा आ सकता है। विरोधियों को छोड़िए, पार्टी के लोग, भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थक, वो भी सकते में थे कि ये नतीजा कैसे आ गया। और कुछ महीनों के अंतर में, मई जून में नतीजा आया था लोकसभा चुनाव का और दिसंबर में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में। और आप देखिए कि 6 महीने में किस तरह से पूरी तस्वीर बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, असम का चुनाव हुआ, और पश्चिम बंगाल ने जो किया, आज की बात उसी पर है कि 12 साल में लगातार 3 बार जीतने के बाद भी लोकसभा चुनाव, 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी सरकार एक काम नहीं कर पाई थी। और वो सोच कि सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा है, उस सिस्टम पर भाजपा का अधिकार हुआ। ये पिछले 1 साल की उपलब्धि है भाजपा की, और उसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल केवल एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। ये भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, उसकी सरकार बनी है। ये भी नहीं है कि अब पूरब में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। पहले उत्तर भारत, फिर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत
और अब पूरब, बाकी है तो दक्षिण। और पश्चिम बंगाल आप मानकर चलिए कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन आज इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो बुद्धिजीवी, जो इकोसिस्टम था वामपंथियों और कांग्रेस का, हालांकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं था, दोनों लगभग एक ही थे, वो जिस तरह के सदमे में हैं, 2014 की जीत से भी नहीं आए, 19 की जीत से भी, 24 में तीसरी बार सरकार बनने से भी नहीं आए, उत्तर प्रदेश में 2017 में 325 सीटें आने से भी उस तरह से सदमे में नहीं आए थे। उन सबको लगता था उस समय, इन सब विजय के समय उनको लगता था कि समय है, निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल ने वो सब बदल दिया है। पश्चिम बंगाल के बाद पूरा इकोसिस्टम बेहोश पड़ा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। पूरे विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति क्या करें। लेख लिखे जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स में बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि विपक्ष को सेकुलरिज्म के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा, उसको पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। उनको अभी तक वास्तविकता समझ में नहीं आई है कि सेकुलरिज्म इस देश में पराई चीज़ है, जिसको कभी इस देश का मानस स्वीकार नहीं करेगा। मजबूरी में, और उसका जो विकल्प हो सकते थे, होना चाहिए था, उनकी कमजोरी के कारण इस देश में सेकुलरिज्म पनपा और आगे बढ़ा। जैसे ही सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है, सेकुलरिज्म हवा में उड़ गया है। 1993 का नारा याद है आपको? उत्तर प्रदेश असेंबली में लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज पूरा देश जय श्री राम बोल रहा है। जय श्री राम कभी हवा में नहीं उड़ सकते। किसी की हैसियत, किसी की औकात नहीं है कि जय श्री राम को हवा में उड़ा दे। लेकिन गलतफहमी की कोई दवा भी नहीं है। जिन लोगों को यह गलतफहमी थी 1993 में, 1904 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने से, उन सबको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है। कौन सी राजनीति विपक्ष करे जिससे उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी तक जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, सेकुलरिज्म के सैद्धांतिक लबादे में लपेटकर उसके दिन चले गए। मैंने कल बताया था आपको फाल्ता विधानसभा का उपचुनाव का नतीजा। वो बताता है कि हिंदू अब राजनीतिक सोच के साथ वोट देने को तैयार है। वो एकजुट होकर वोट देने के लिए तैयार है। वो जाति में बंटकर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, चुनावी जीत की संभावनाएं हैं, वो अपार हैं। इतना बड़ा द्वार संभावना का खोला है पश्चिम बंगाल ने, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये कोई बाढ़ नहीं है, ये सुनामी है, जिसमें आने वाले दिनों में पूरा विपक्ष बह जाएगा। संभल नहीं सकता, क्योंकि उसके पांव जमीन पर नहीं है। तो लुटियंस दिल्ली, खान मार्केट गैंग, इन सब पर सबसे बड़ा हमला हुआ है पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे से। इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये लेख लिख रहे हैं कि जब आज़ादी मिली थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, कॉलोनियल राज के खिलाफ जो एकता बनी थी, एकजुटता बनी थी हिंदू मुसलमानों में, नाम नहीं लेते हिंदू मुसलमान का, एकजुटता बनी थी, वो सांप्रदायिक राजनीति को नहीं आने देगी, नहीं बढ़ने देगी। अब उनको सवाल यह है कि बेसिक बात नहीं पता है। जो बात खुलेआम मुसलमान और उसके नेता कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दो कौमें नहीं, दो देश हैं, ये साथ नहीं रह सकते, जो कहते हैं कि आज़ादी के बाद समन्वय होने की उम्मीद थी, वो ये भूल जाते हैं कि देश का बंटवारा क्यों हुआ। देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ और कोई कारण नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। जो आज रोते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, वो भूल रहे हैं कि इस देश का विभाजन हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, और लाखों लाखों लोग
मारे गए और बेघर हुए। मानवता के इतिहास में इससे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और उम्मीद कर रहे थे सब कुछ भूल जाएंगे, इतिहास भूल जाएंगे, जिन्होंने ये भुगता है वो सब कुछ भूल जाएंगे, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने उजाड़ा, उनको गले लगा लेंगे। अब इस गलतफहमी का क्या कहेंगे आप? तो सवाल यह है कि 47 में क्यों नहीं हुआ? जवाब इसका यह है परिस्थितियां, समय, शक्ति। धैर्य के साथ हिंदुओं ने इंतजार किया अपनी ताकत को एकजुट करने का। देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में अपनी ताकत बढ़ाने का, और डेमोक्रेसी में ताकत बढ़ती है संख्या से। संख्या बल तय करता है कि कौन ताकतवर है। और हो ये रहा था कि 1947 के बाद से कि जो संख्या में कम थे वो जीत रहे थे। उनके दिमाग में एक फितूर, एक बात घर कर रही थी। जो उनका समर्थन कर रहे थे उनके दिमाग में भी। इस्लाम की पहली लड़ाई जंगे बद्र कही जाती है। उसमें प्रॉफेट मोहम्मद की जीत हुई थी। उनकी सेना की संख्या कम थी और ज़्यादा जिनकी संख्या थी उनको हराया था। ये बीजारोपण वहीं से हुआ कि संख्या नहीं ताकत से तय होता है कि कौन विजयी होगा। और वो अपनी ताकत का स्ट्रेटेजिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, और उसका इस्तेमाल करने वाले और उसका लाभ उठाने वाले भी थे, दोनों मिल गए। इधर कोई जोड़ने वाला नहीं था। हिंदुओं को इंतजार था एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे नेता का जो ऐसी विचारधारा लेकर आए जो जोड़े हिंदुओं को। तो एक नहीं कई कई आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर असम में हेमंत बिश्व शर्मा और अब शुभेंदु अधिकारी। ये सब हिंदुओं को जोड़ने वाले नेता हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनको हिंदू होने पर शर्म नहीं आती है, जिनको हिंदू होने पर, सनातनी होने पर गर्व है। ये भाव है तभी प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये बोल पाते हैं कि विकास भी विरासत भी है। तभी भाजपा ये बोल पाती है कि जो हमारा है वो सब लेंगे। तो अयोध्या लिया, 500 साल संघर्ष किया। दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा किसी ने अपने इष्ट देव के धर्मस्थल के लिए 500 साल तक संघर्ष किया हो। अब भोजशाला मिल गया है, और ये सब याद रखिए अदालत से मिला है। काशी भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा, और भी मिलेंगे। लोग पूछते हैं कि आखिर कब तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। क्यों कहा था? उनको डर है, उनको आशंका है, बल्कि उनको मैं कहूँगा विश्वास है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग है। आप बताइए, प्रॉफेट मोहम्मद से पहले इस दुनिया में कौन मुसलमान था? जीसस क्राइस्ट से पहले इस दुनिया में कौन ईसाई था? और हमारे यहाँ तो लंबी कतार है। कृष्ण से पहले भगवान राम थे, राम से पहले जमदग्नि थे, और इस तरह से आप गिनते जाइए, एक लंबी कतार है। लेकिन जो लोग इस झूठे छलावे में जीत रहे थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था कि वो अपनी सोच से, अपने नैरेटिव से सनातन को खत्म कर देंगे। ये मंसूबा लेकर मुस्लिम भी आए थे इस देश में, मुगल भी आए थे और ब्रिटिश भी आए थे। सब खाली हाथ लौट कर गए। इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को इनमें से कोई खत्म नहीं कर पाया। लंबी लंबी योजनाएं बनाई, दमन किया, अत्याचार किया, बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन किया, कत्ल किया, सब कुछ किया, सब करके देख लिया, लेकिन सफल नहीं हुए। जिन लोगों ने आज ये किया, चाहे वो मुस्लिम शासक रहे हों चाहे मुगल, उनके परिवार के लोग, उनके वंशज आज कहाँ हैं? कोई कहीं भीख मांग रहा होगा, कोई जो है रिक्शा चला रहा होगा। और ब्रिटिश, अंग्रेज जो इस देश को लूट कर ले गए, आज उनकी इकॉनमी की हालत इस बात से समझिए कि 13 लाख से ज़्यादा ब्रिटिश नागरिक लंदन में सड़कों पर रह रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं,
और उससे ज़्यादा मकान खाली पड़े हैं, उनके पास पैसा नहीं है वो मकान खरीदने का, और उनका सर्वनाश होना तय है इसलिए कि वहाँ जो माइग्रेंट हैं वो होटलों में रह रहे हैं सरकार के खर्चे पर। और भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी लाइन लगाकर वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। अब असम में भाजपा की सरकार है, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है। घुसपैठियों के सारे रास्ते बंद हो गए। बांग्लादेश के जरिए अमेरिका और पाकिस्तान की जो ये योजना थी कि भारत में अराजकता पैदा करेंगे, भारत को अंदर से खोखला करेंगे, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। जिस तेजी से सीमा सुरक्षा का काम हो रहा है वो आज से पहले अकल्पनीय था। इसलिए बार बार कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, इस पर बात करूंगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव ने इस देश की पूरी राजनीति को बदल दिया है, इस देश की सोच को बदल दिया है। अब जो लोग सनातन विरोधी हैं उनको सोचना पड़ रहा है कि कहां जाएं, किस रास्ते पर चलें। अब उनके जो राजनीति से जुड़े हैं, राजनीतिक रूप से उनके सर्वाइवल का सवाल है कि बचेंगे कैसे। उनको अब ये समझ में आ गया है, पश्चिम बंगाल ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आप 100% मुस्लिम वोट ले जाइए, तब भी सत्ता में नहीं आ सकते। 70%, 50%, 60%, 65% भी हिंदू एक हो गया तो आपको सत्ता में नहीं आने देगा, 100% मुसलमान वोट लेकर भी। ममता बनर्जी ने दोनों नावों पर सवारी करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर बनाया, क्या हुआ नतीजा। तो ये ढोंग लोग समझते हैं, वो जानते हैं कौन असली है कौन नकली है। अखिलेश यादव भी मंदिर बनवा रहे हैं, शायद बन गया है इटावा में। उनको लग रहा है कि उसकी वजह से सारे हिंदू उनको वोट दे देंगे, बड़ी गलतफहमी में है। गाना गाएंगे मुसलमानों का और चाहेंगे कि खाना खिलाए हिंदू, ये तो होने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल ने सारे राजनीतिक दलों को नोटिस भेज दिया है कि संभल जाओ, बदल जाओ, रास्ता बदल लो, नहीं तो वही भविष्य होगा जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हुआ है। अभी तृणमूल कांग्रेस के दुर्दिन पूरे नहीं हुए हैं, 4 मई से उसकी शुरुआत हुई है। अभी ये सफर बड़ा लंबा चलने वाला है और पूरे देश में ये जो हिंदू विरोधी राजनीति करने वाले थे उन सब का यही हाल होने वाला है। और इन सब के बीच पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र और राज्यों में होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। वो मंथर गति से आगे बढ़ते रहे, जैसे हाथी अब अपने रास्ते पर चलता रहता है बिना परवाह किए कि क्या व्यवधान आ रहे हैं। उस तरह से वो लगातार चलते जा रहे हैं और रास्ता साफ होता जा रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि इस आदमी का लक्ष्य क्या है, ये हमें कहां पहुंचाना चाहता है, कहां ले जाना चाहता है, हमारा खोया हुआ वैभव लौटाना चाहता है। 2047 में विकसित भारत का नारा कोई ऐसे ही मतलब राजनीतिक नारा नहीं है। जो देश एक समय सोने की चिड़िया था, 2047 में विकसित भारत का नारा उसी ओर ले जा रहा है हमें। तो इसलिए जो परिवर्तन हुआ है 4 मई को, इस 4 मई की तारीख को याद रखिए, भारत के राजनीतिक इतिहास की बहुत बड़ी तारीख है ये। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।